लालू यादव के बाद सेकंड जनरेशन लीडरशिप तेज प्रताप यादव जी पैदा हो गए, मीसा भारती पैदा हो गई, उसके बाद तेजस्वी यादव पैदा हो गए। तो हमारे बाप दादा ने वोट इसलिए किया था कि हम उनके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली पीढ़ी का गुलामी करेंगे। तो गोपालगंज में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अगर मुसलमानों ने आरजेडी का साथ पूरी तरह से नहीं दिया होता तो आरजेडी की वहाँ पे जमानत जब्त हो गई होती। लालू यादव जी लोगों से मिलने में विश्वास करते थे। लालू यादव जी का जो पूरा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है वो ये रहा है कि वो छोटे छोटे कार्यकर्ता, जब भी वो कहीं रोड से जा रहे हैं, सड़क किनारे से जा रहे हैं, तो अपने छोटे कार्यकर्ता के घर पे रुक कर भी एक गिलास पानी पीने का काम करते थे। और उनका उसका प्रभाव ये होता था कि वो जब वहाँ से चले जाते थे तो पूरा समाज, पूरा गाँव का लोग उस आदमी का, जहाँ पे लालू यादव ने रुक कर कभी पानी पिया था, उसको अपना लीडर और नेता स्वीकार कर लेता था। और तेजस्वी यादव जी का जो रवैया है, उनको लगता है कि वो अवतरित हुए हैं, वो इंसान नहीं है, वो अवतार हैं। और वो अवतार हैं, वो लोगों को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। वो सोचते हैं, उनको ऐसा बिलीव है कि लोग अपने आप मेरे पीछे चलेगा। किसी भी परिस्थिति में लालू यादव जी का मुसलमानों ने कभी कोई साथ नहीं छोड़ा। हमारे बाप दादाओं ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मैं गर्व से कहता हूं इस बात को, और दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा अधिकार था कि राजद सत्ता में आई, और राजद सत्ता में लंबे समय तक रही, इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। आज हम तेजस्वी यादव की फिर से भक्ति करेंगे, अंधभक्ति करेंगे, और फिर से हमारे जो जनरेशन पैदा होंगे, हमारे बाल बच्चे, इनके लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, और उसके बाद अभी 2-4 बेटियां और शायद राजनीति में इंपोर्ट हो सकती हैं, कल दामाद को लेकर आएंगे और इस तरह का ये काम करेंगे। अभी की बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि हमारे बाप दादा ने लालू यादव को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद क्या हुआ? क्या मुसलमान का कोई दूसरा लीडरशिप पैदा हो पाया? हमने आपको और आपके पिताजी को, आपकी माता जी को एज ए मुख्यमंत्री स्वीकार किया। क्या आप मुस्लिम मुख्यमंत्री किसी को कभी भी स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं? आपको ओबीसी का वोट चाहिए था, आप किसी अपने आप खुद को छोड़कर किसी दूसरे को, ओबीसी को आप मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकते हैं? आपको पिछड़ों का, दलितों का वोट चाहिए था, आप किसी पिछड़े और दलित को क्या कभी राजद के तरफ से सीएम कैंडिडेट मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? मगर मेरा सवाल, सनी जी, आपको याद होगा कि मैं इस संबंध पे हमेशा सवाल खड़ा कर रहा था, क्या शहाबुद्दीन डिजर्व नहीं करते थे कि उनके मैयत में ये लोग शरीक हो सकें? क्या वो इतने गिरे हुए इंसान थे इनकी नजरों में? बिहार की राजनीति में इस बार गोपालगंज का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। एमआईएम 12,000 वोट ले ली है, 8,000 मामा साधु यादव भी ले लिए हैं। अब ये सवाल उठ रहा है और बहुत सारा सोशल मीडिया पे कमेंट चल रहा है कि तेजस्वी यादव को मुसलमान ने अपना ताकत दिखाया है, और आने वाली राजनीति में ये जो ताकत है, अगर मुसलमानों को इग्नोर किया जाएगा बिहार की राजनीति में, तो इसका जवाब इसी प्रकार दिया जाएगा। हमारे साथ सहान परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक तरह से मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर के काफ़ी मुखर रहते हैं। कहाँ गलती हो गई और कैसे इस चुनाव को देखा जाए? कौन वोट कटवा है, कौन नहीं है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, मैं बस इतना देख रहा हूँ, गोपालगंज में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में अगर मुसलमानों ने आरजेडी का साथ पूरी तरह से नहीं दिया होता तो आरजेडी की वहाँ पे जमानत जब्त हो गई होती। तो मुसलमानों ने आरजेडी का साथ अभी भी दिया है। और ये सवाल आपका जो है वो कई बार हमने इस पे सवाल भी खड़ा किया है कि जो रवैया तेजस्वी यादव जी का रहा है, लालू यादव जी की राजद अलग है। मैंने बार बार ये बात बोला है कि लालू यादव जी की राजद अलग है। अंतर है? लालू यादव जी ने शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को इस बिहार के अंदर आश्वासन दिया कि उनको चिंता करने का जरूरत नहीं है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। आपने बहुत सारा उदाहरण उठाकर देख लेंगे। आप मुसलमानों का लीडर बनाया गया, दलितों का लीडर बनाया उन्होंने, ओबीसी के लीडर को खड़ा किया उन्होंने, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उन लोगों को उन्होंने लाकर राजनीति की मेन फ्रेम में लाकर रखा। ये अंतर लालू यादव जी का है। और लालू यादव जी लोगों से मिलने में विश्वास करते थे। लालू यादव जी का जो पूरा स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है वो ये रहा है कि वो छोटे छोटे कार्यकर्ता, जब भी वो कहीं रोड से जा रहे हैं, सड़क किनारे से जा रहे हैं, तो अपने छोटे कार्यकर्ता के घर पे रुक कर भी एक गिलास पानी पीने का काम
करते थे। और उनका उसका प्रभाव ये होता था कि वो जब वहां से चले जाते थे तो पूरा समाज, पूरा गांव का लोग उस आदमी का, जहां पे लालू यादव ने रुक कर कभी पानी पिया था, उसको अपना लीडर और नेता स्वीकार कर लेता था। मगर ये कमी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के अंदर है। तेजस्वी यादव रूम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूम की पॉलिटिक्स मतलब आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप सारा काम रूम से बैठकर करेंगे। और तेजस्वी यादव जी का जो रवैया है, उनको लगता है कि वो अवतरित हुए, वो इंसान नहीं है, वो अवतार हैं। और वो अवतार हैं, वो लोगों को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। वो सोचते हैं, उनको ऐसा बिलीव है कि लोग अपने आप मेरे पीछे चलेगा। तो भैया ये राजनीति है, यहाँ सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे तो फेंक दिया जाएगा। मंत्री तो बना रहे हैं। मंत्री किसको बनाया है? मंत्री किसको बनाया है? हमने कहा कि जब लालू यादव जी का साथ मुसलमानों ने अपनी पूरी मजबूती के साथ दिया, किसी भी परिस्थिति में लालू यादव जी का मुसलमानों ने कभी कोई साथ नहीं छोड़ा। हमारे बाप दादाओं ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मैं गर्व से कहता हूं इस बात को, और दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा अधिकार था कि राजद सत्ता में आई, और राजद सत्ता में लंबे समय तक रही, इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। मगर मुसलमानों को बाद में सत्ता के बाद क्या मिला? कौन सा लीडर आपने पैदा किया? लालू यादव के बाद सेकंड जनरेशन लीडरशिप तेज प्रताप यादव जी पैदा हो गए, मीसा भारती पैदा हो गई, उसके बाद तेजस्वी यादव पैदा हो गए। तो हमारे बाप दादा ने वोट इसलिए किया था कि हम उनके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली पीढ़ी का गुलामी करेंगे। हमने वोट इसलिए हमारे बाप दादाओं ने दिया था लालू यादव जी को कि उनके आने वाले जनरेशन, उनके आने वाले नस्लों का हम लोग गुलामी करेंगे। और हम आज इसलिए वोट करें इनको कि हमारी आने वाले नस्लें इनके आने वाले नस्लों की गुलामी करें। आने वाले यानी मतलब अब जो तेजस्वी यादव की बात का नस्ल होगा और हमारा जो जनरेशन होगा, आज हम तेजस्वी यादव की फिर से भक्ति करेंगे, अंधभक्ति करेंगे, और फिर से हमारे जो जनरेशन पैदा होंगे, हमारे बाल बच्चे इनके लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, और उसके बाद अभी 2-4 बेटियां और शायद राजनीति में इंपोर्ट हो सकती हैं, कल दामाद को लेकर आएंगे और इस तरह का ये काम करेंगे। इन्होंने पूरे समाज को ठगने का काम किया। कैसे ठग रहे हैं? विधानसभा में कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं दे सकता है। बचौल जब बोले थे तो खूब एग्रेसिव हो गए थे कि लालू यादव के रहते हुए कोई मुसलमान को बाल बांका नहीं करेगा। मुसलमान का बाल बांका, पहले आप अपना लड़ाई तो लड़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान आपको मुसलमानों क्या, आप क्यों मानते हैं कि मुसलमान आपका अधीन होगा? मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के मुसलमान सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। आप मुसलमान की लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ से आपके पास वो कुवत आई, कहाँ से वो डिग्री आई, किसने आपको मान्यता दिया, किसने आपको कहा कि मेरी लड़ाई आप लड़ेंगे? हम अपनी लड़ाई अपनी खुद क्यों नहीं लड़ सकते? लालू यादव लड़े इसलिए बोल रहे। लालू यादव लड़े, लालू यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि हमारे बाप दादा ने लालू यादव को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद क्या हुआ? क्या मुसलमान का कोई दूसरा लीडरशिप पैदा हो पाया? मेरे इतने हमदर्दी के बाद, हमारे इतने सहयोग के बाद आज मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हाउस के अंदर नहीं है, पूरे इंडिया के ऐसे रिप्रेजेंटेशन छीनता चला जा रहा है। आप कहेंगे हमारी लड़ाई आप लड़ेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ सकते? आप ये बताइए। अगर एक सवाल मैं आपसे कर देता हूं, और मेरा तेजस्वी यादव जी से एक सरकार सवाल है, जो मेरा ऐसा मानना है कि हमने आपको और आपके पिताजी को, आपकी माताजी को एज ए मुख्यमंत्री स्वीकार किया। क्या आप मुस्लिम मुख्यमंत्री किसी को कभी भी स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं? आपको ओबीसी का वोट चाहिए था, आप किसी अपने आप खुद को छोड़कर किसी दूसरे को, ओबीसी को आप मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकते हैं? आपको पिछड़ों का, दलितों का वोट चाहिए था, आप किसी पिछड़े और दलित को क्या कभी राजद के तरफ से सीएम कैंडिडेट मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। तो मैंने ये कहा कि इनको लगता है कि ये अवतार है, ये लोगों से कनेक्टेड लोग नहीं है। और ये सवाल मैं बार बार पूछता हूं तेजस्वी यादव से कि अब समय खत्म हो गया, हम आपकी गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। शहाबुद्दीन कितना बड़ा फैक्टर है गोपालगंज के चुनाव में? देखिए, मैंने बोला जिस समय से उनका ध्यान हुआ, तो पूरा प्रक्रिया जो उनके ध्यान होने के बाद कर रहा, और जो रवैया राजद के परिवार कर रहा, मैं उससे बार बार सवाल खड़ा करता रहा। कई बार ऐसा लगा कि उनके परिवार से भी कुछ कहीं ना कहीं संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई, और उनके परिवार वाले भी कई बार सामने खुलकर उस तरह से नहीं आ पाए। मगर मेरा सवाल, सनी जी आपको याद होगा कि मैं इस संबंध पे हमेशा सवाल खड़ा कर रहा था
क्या शहाबुद्दीन डिजर्व नहीं करते थे कि उनके मैयत में ये लोग शरीक हो सकें? क्या वो इतने गिरे हुए इंसान थे इनकी नजरों में? क्या उनका कोई फैक्टर नहीं था? तो आज पता चल गया ना आपको कि कितना फैक्टर था। मैं कह रहा हूं कि गोपालगंज चुनाव को और मजबूती से लड़ा जा सकता था, मगर आपको ये कॉन्फिडेंस जो है वो बर्बाद कर देगा कि आपके पीछे लोग चलेंगे और लोग पीछे चलने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। 5 बार गोपालगंज गया हूँ। 5 बार गोपालगंज गए आप, एक बार जाने के लिए भी उनके दरवाजे पे भी जाना मुनासिब नहीं समझा। लालू यादव जब जाया करते थे उस एरिया में, कभी उस क्षेत्र में कभी जाया करते थे, तो उनके मौजूदगी के बिना भी जब उस एरिया में कभी जाया करते थे तो उनके घर जाया करते थे, एक गिलास पानी पीने, एक कप चाय पीने। वो आपसे नहीं हो पाएगा। और सवाल ये है कि क्या मुसलमान आप पैदा इसीलिए हुआ है कि आपकी गुलामी करे? क्या मुसलमान पैदा इसीलिए हुआ है कि आप उसको अपने इर्द गिर्द नचाते रहें? क्या उसकी राजनीति भागीदारी जब छीनी जाएगी तब भी मुसलमान चुप रहेगा? एमआईएम का क्या रोल देखते हैं आप? किसको फायदा हो रहा है? बीजेपी को फायदा हो रहा है या मुसलमान अपना नुकसान कर रहे हैं एमआईएम को देकर के? क्योंकि जो बाइनरी बनी है उसके आधार पर पूछ रहे हैं। देखिए, मुसलमान किसको वोट दे रहा है नहीं दे रहा वो मैटर नहीं है, और एमआईएम क्या फैक्टर है, मैं एमआईएम के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर एमआईएम को वोट पड़ रहा है तो मुसलमान नाराज़ है आपसे। मुसलमान ने बहुत ईमानदारी से आपका झोला ढोया है। मुसलमानों को भागीदारी चाहिए, आप भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मुसलमान गुलाम नहीं है। किसको दिया? कौन फैयाज अहमद? किसको दिया? कौन फैयाज अहमद है? कौन फैयाज अहमद? आप बताइए। राज्यसभा कौन फैयाज अहमद है? आप बताइए। विधायक रहे 15। अब देखा, कोई योग, कोई आधार बताइए ना। आपके नाम से मुसलमान नहीं होता है। कोई एक ऐसा लीडर आप आरजेडी में बताइए जिसने इतने लंबे समय तक कोई मुसलमानों के अधिकार की कभी बात कही हो, मुसलमानों के हित की कोई सवाल के लिए योजना कभी लागू कराया हो, कभी उसकी लड़ाई लड़ी हो। आप कह रहे हैं कि नाम रख लेने से मुसलमान हो गए। मोहम्मद फैयाज अहमद को राज्यसभा भेज दिया, कितना में डील करके भेजा, आप इसको नहीं जानता है। आप किसी वैसे लीडर को डील कर रहा है? लालू यादव डील कर रहे थे? कोई डील कर रहा है? मेरी बात समझिए। आप किसी ऐसे लीडर को जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो मुसलमानों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हो, जो मुसलमानों की आवाज बनने का काम कर रहा हो, क्या कभी आपने ऐसे मुसलमानों को प्रमोट किया? क्या आपने कभी ऐसे दलित लीडरों को प्रमोट किया? क्या आपने कभी ऐसे पिछड़े लीडरों को प्रमोट किया? आपने वैसे लोगों को प्रमोट किया जो आपसे टिकट खरीद सकता है। आपने वैसे लोगों को प्रमोट किया जो आपकी चपलूसी कर सकता है। फिर वो कारी साहब का नाम लेंगे, क्या कहिएगा? बताइए ना कि तो पैसा नहीं साहब, कारी साहब साहब के पास पैसा नहीं है, अच्छी बात है। अब है कि नहीं हम तो नहीं जानते, है कि नहीं। हम आप दीजिए, एमएलसी बनाए। हम कह रहे कि है तो क्या है? अरे भाई, आप एमएलसी बना दे के हम हमारे पर एहसान कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम आपको मुख्यमंत्री बनाए हैं। हम कह रहे हैं हम आपको मुख्यमंत्री बनाए, आप हमको कहते हैं आपको एमएलसी बनाए। आप आइए हमारे, हम आपको पूरा 36 पकवान खिलाएं। आप हम आपके यहाँ जाएं तो आप कहिए कि दाल रोटी खिलाकर हम तो खाना खिलाएं आपको, और हो गए बराबरी खत्म। हम कह रहे हैं कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, हमने आपके पूरे परिवार को केंद्र में स्थापित कराया। पूरे आइडेंटिटी, मुसलमानों के बिना क्या आइडेंटिटी रहती बताइए? जब माई समीकरण चल रहा था, उसमें से अगर मुसलमान नहीं होता तो आपका क्या समीकरण होता? पूरा दुनिया में ये जग जाहिर है ना माई समीकरण। एक आरोप और है कि तेजस्वी यादव मुसलमान कार्यकर्ता या उनके जो लोग हैं उनके यहाँ शादी ब्याह में भी बहुत अब कम जाने लगे हैं। ये भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि पहले वाला व्यवस्था नहीं है। 10 नंबर बाहर आकर के खुद हाथ हिलाते हैं। पहले लोग 10 नंबर के अंदर जाते थे, विधायक लोग से पूछा जाता है कि क्या समस्या, लालू यादव पूछते थे, बैठाते थे, मतलब हंसी मजाक भी होता था। ये सिस्टम ख़त्म हो गया। और मुसलमान ये खास करके आरोप लगा रहे हैं कि जो स्थिति, जो सम्मान लालू यादव हमको दे रहे थे वो तेजस्वी से हो नहीं पा रहा या कर नहीं रहे। मैंने यही बात आपको बोला कि लालू यादव जी में और तेजस्वी यादव जी में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। उन्होंने हमको सम्मान दिया, हमारी भागीदारी सुनिश्चित की, हमको रिप्रेजेंटेशन दिया। आप कह रहे हैं कि आपका रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। और अभी की जो हालात है वो हालात ये हैं कि कभी भी आपने किसी को गले से गले नहीं लगाया, आपने कभी किसी के कंधे से कंधा नहीं मिलाया। आपको मुसलमानों के बदन से बदबू आती है,
मगर आपको सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए होता है। आप किसी के कार्यक्रम में, किसी के मैयत में, किसी के शादी में, किसी के विवाह में आप नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप एक अवतार अपने आप को मानते हैं कि लोग हमारे पीछे चल के आएगा। ये मजबूरी जो मुसलमानों की बना दी गई है बिहार की राजनीति में कि वो कहाँ जाएगा, किस दल के पास जाएगा, तो मजबूर नहीं है बिहार का मुसलमान, ये दिखा रहा है। और गोपालगंज चुनाव इससे बड़ा डैमेज होता, इससे बहुत बड़ा डैमेज होता गोपालगंज के अंदर। वो तो कन्विंस किया गया, समझाया गया, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल किया गया। नहीं तो आज मुसलमान हर जगह सवाल पूछ रहे हैं अपनी भागीदारी को लेकर। आप मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे कि नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री बनना था, आपको बनाया, फिर मुख्यमंत्री बनना हुआ, आपकी माता जी को बनाया, हमने स्वीकार किया। फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर जब कहीं सत्ता में आने का जब अवसर मिला आपको, तो आपने किसको उप मुख्यमंत्री किसको बनाया? जब 22 सीट पर आ गए तो राजद के नेता कौन? अब्दुल बारी सिद्दीकी। और जब फुल फ्लेज में पार्टी आ गई तो नेता कौन? तेजस्वी यादव। मुसलमान बुड़बक है, बेवकूफ है, सवाल नहीं पूछेगा। कोई मुसलमान बिहार का उप मुख्यमंत्री हो सकता था कि नहीं हो सकता था? दो तो बन रहे हैं बहुत सारे प्रदेश में। हम कह रहे बिहार की बात कीजिए ना। आपने गोपालगंज से सवाल पूछा, आपने राजद का कंसर्न में बात किया। बिहार में भी तो रहे दो डिप्टी सीएम, रहे, अभी रहे कुछ दिन पहले तक, क्यों नहीं बना? कौन रहे कुछ दिन पहले तक? किशोर प्रसाद, रेणु देवी। हम कह रहे कोई मुसलमान बिहार का उप मुख्यमंत्री भी बन सकता था कि नहीं बन सकता? क्यों नहीं बना रहे थे? बन सकता था कि नहीं बन सकता था? क्यों नहीं बना रहे, क्या लगता है? क्योंकि आपको अपने आप से लगाव है। आप चाहते कि नया लीडर बने कोई? आपने कोई फ्रंट सेकंड लाइन लीडरशिप दिखाया है? एक भी लीडर का नाम आप बता दीजिए जो मुसलमानों की हित की बात कर रहा हो। एक भी लीडर की बात का कहीं पे उदाहरण उठाकर दिखा दीजिए जो मुसलमानों के कल्याण की बात कर रहा हो। अगर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है, कभी आपने इनके मुंह से सुना कि सच्चर कमेटी का क्या हुआ? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहां है? जब मुसलमानों का इतना बुरा हाल, आप सच्चर कमेटी का रिपोर्ट उठाकर पढ़ें। देश की सबसे पिछड़ी हुई आबादी मुसलमानों की, आप सरकार में हैं, आपने कौन सा कल्याणकारी योजना लाने का काम किया मुसलमानों के हित के लिए? दे तो रहे हैं, वोट का है आपका काम करें। तो बस यही सवाल है कि अगर हम वोट दे रहे हैं तो क्यों हमारा काम करें? और मैंने आपको पहले बोला कि इनको लग रहा है कि ये अवतार हैं और इनके पीछे लोग दुनिया भागेगा, इनकी चौका चौंध के पीछे दुनिया भागेगा, तो याद रखिए तकब्बुर ना आपको घुटने पर गिरा देगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि अभी फेसबुक पर एक पोस्ट आया है, पता नहीं उसामा साहब का है कि नहीं है, कि 2024 में हम आ रहे हैं, तो अगर राजद से इतर होकर के शहाबुद्दीन का परिवार अगर चुनाव लड़ता है, कितना बड़ा नुकसान होगा? देखिए भाई, अगर कोई मुसलमान का नौजवान लड़का अगर चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो, किस दल से लड़ेगा ये उसका व्यक्तिगत राय है। मैं कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? टोटल रिप्रेजेंटेशन की बात कीजिए ना, टोटल रिप्रेजेंटेशन की बात कीजिए। हमारी आबादी जितनी है उस हिसाब से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर उसामा साहब लड़ना चाहते हैं 2024 का इलेक्शन, तो बधाई हो, किस दल से लड़ेंगे, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। और मुसलमान के और नौजवानों को सामने आकर राजनीति में आना चाहिए और अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए। किसी के पीछे खड़ा नहीं होना। ये हम आपके पीछे खड़े होंगे, आप हमारे पीछे खड़े होंगे, एक तरफा मोहब्बत चलेगा। आप उम्मीद करते हैं कि हम आपसे एक तरफा मोहब्बत करें, आपसे सवाल ना करें, हमारी भागीदारी खत्म होती चली जाए, हम आपसे सवाल ना पूछें। हम आपके सहयोगी हो सकते हैं, हम आपके गुलाम तो नहीं हो सकते ना। चलिए, सहान परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए हैं। मुसलमान का कोई कैप्टन क्यों बने? कैप्टन खुद मुसलमान क्यों नहीं बन सकता है? जब आपको मुसलमान अपना नेता मान सकता है तो आप मुसलमान को नेता क्यों नहीं मान सकते हैं? आप जिस प्रकार से लालू यादव व्यवहार रखते थे, संबंध रखते थे, क्या वो आप नहीं रख सकते हैं? दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या डिप्टी सीएम कोई मुसलमान बिहार में क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या यहाँ भी सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल तेजस्वी खेल रहे हैं, या ये सवाल इसलिए है क्योंकि इससे पहले 2 डिप्टी सीएम रह चुके हैं,
बीजेपी की सरकार में वहाँ पर 2 अति पिछड़ा समाज से लोगों को बनाया गया। लेकिन इस मामले पर ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मुस्लिम तो तेजस्वी को नेता मान रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनको एक तरह से मौका मिलना चाहिए था, एक तरह से उनको पद मिलना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं दिया गया है। हम परसेंटेज की आबादी के हिसाब से बोल रहे हैं। कल भी हम ये बात बोल रहे थे और शान परवेज ने क्या कुछ कहा आप बताइए। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।